जादुई 8 लहंगों वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है, जंगल से सटा एक गांव था जहां रामू नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। रामू की पत्नी सुमित्रा बहुत ही समझदार महिला थी। उस गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब थे। वहां कमाई का एकमात्र जरिया खेती ही था। लेकिन रामू के पास जमीन नहीं होने की वजह से वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करता था। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। गांव में किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होने के बावजूद भी गांव के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक बार गांव में शहर से एक बड़ा सेठ अपनी पत्नी के साथ उस गांव में आता है। देखिए, हम लोग शहर से आप लोगों के लिए ही आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोगों की तरह अच्छा खाए, अच्छा पहने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि बड़े होकर आपके बच्चे भी कुछ बने और आगे बढ़े। लगता है ये हमारे गांव में स्कूल खोलने वाले हैं। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपका गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ शहर चले। वहाँ आपको रहने और खाने की सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए। अरे, हम भला इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये गांव तो हमारी जन्म भूमि है। इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और एक दिन इसी गांव की मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, हम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग। हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपकी ये शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी। हम ऐसे ही खुश हैं। अरे, आप लोग तो नाराज ही हो गए। हम तो बस आपके भलाई के लिए ही कह रहे थे। अब आप लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ही आपके साथ यहाँ कुछ दिन और रुककर गांव का ही मजा ले लेते हैं। इतना बोलकर सेठ और सेठानी कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रुक जाते हैं। लगता है ये गांव के लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब तो कुछ दूसरा उपाय ही करना पड़ेगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। अगर गांव वालों ने ये जमीन खाली नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मैंने रावत से इसके एडवांस पैसे भी ले लिए हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे 1 महीने का ही मोहलत दिया है इस जमीन को खाली करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ बहुत ही कीमती हैं और वो यहाँ पर अपने फर्नीचर की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। आप चिंता मत करिए जी, मैं इस बेवकूफ गाँव वालों को ऐसा बेवकूफ बनाऊंगी कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं। उसके बाद सेठानी देखती है कि गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो वो उनके बच्चों को इम्प्रेस करने में लग जाती है। अरे राधा बेटी, इधर आओ, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। वाव, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तो तुम सबको और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। सुनो सारे बच्चों, मेरे पास आओ। मेरे पास तुम सभी को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सेठानी गांव के सभी बच्चों को सुंदर सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देती है। ये सब पाकर सभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है। शहर में तो इससे भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, जैसे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और पहनने के लिए खूब सारे रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन क्या फायदा, तुम लोगों के मम्मी पापा तो कभी शहर में जाएंगे ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम सबको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर देती रहूंगी। राधा भी फ्रॉक और चॉकलेट लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। राधा के हाथ में इतना सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देखकर रामू कहता है, राधा बेटी, ये सब क्या है? कहाँ से लेकर आई हो ये सब? वो शहर वाली सेठानी जी ने दिया है। वो तो बहुत अच्छी है बाबा। वो सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है शहर से। बाबा, सेठानी जी बता रही थी
कि शहर बहुत ही सुंदर है, इस गांव में कुछ नहीं रखा। बाबा प्लीज आप उनकी बात मान जाओ ना, ले चलो ना हमें शहर, हमें भी शहर देखना है। हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे बच्चे इसी में खुश हैं तो यही सही। क्या इसका मतलब आप शहर जाने के लिए मान गए? बाबा आप बहुत ही अच्छे हो। मुझे तो ये सेठ और सेठानी बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं जी। आप इन पर भरोसा करने की गलती मत करिएगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओहो सुमित्रा, तुम तो हर एक चीज शक की निगाहों से देखती हो। अगर वो इतनी ही बुरी होती तो हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना सब क्यों करती। अब तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। सुमित्रा अपने कामों में लग जाती है। एक बार सुमित्रा खेत से रामू को खाना देकर घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक पेड़ के पास बैठकर सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? ये गांव के लोग इतने सीधे तरीके से नहीं मानने वाले हैं, हमें अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? कल मैं गांव के सभी बच्चों को चॉकलेट में जहरीली दवाई मिलाकर खिला दूंगी, जिसे खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पर ऐसे में तो बच्चों की जान भी जा सकती है। अगर ऐसे में एक आधे बच्चे की जान जाती भी है तो चली जाए मेरी बला से। उसके बाद तो ये गांव वाले बाकी बचे हुए बच्चों के इलाज के लिए तो शहर जाने को तैयार हो ही जाएंगे ना। तब मैं उनसे उनके इलाज के बदले उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगी। अरे वाह, मान गए, क्या दिमाग लगाया है। राधा की माँ सुमित्रा दूर खड़े ये सब सुन लेती है। खूनी दरिंदे, मैं तुम दोनों को इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी गांव में जाकर तुम्हारे इन घटिया हरकतों के बारे में सबको बताती हूँ। तभी सेठानी सुमित्रा को कसकर पकड़ लेती है। अरे इतनी आसानी से कैसे चली जाओगी तुम? अब तो तुम यहाँ से सीधा स्वर्ग ही जाओगी। उसके बाद दोनों मिलकर उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। इसे यहीं छोड़ दो, बेचारी मरते मरते किसी जानवर के भूख के काम तो आ ही जाएगी। उसके बाद दोनों सेठ सेठानी वहाँ से चले जाते हैं और गांव में आकर अपने प्लान के मुताबिक सभी बच्चों को वो जहरीली चॉकलेट बांटने लगते हैं। इधर गंगा पेड़ से बंधी बेबस होकर रो रही थी। हे भगवान, हमारे गांव के मासूम बच्चों को इन दरिंदों से बचा लो, हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। सुमित्रा रो रही होती है, तभी पेड़ बोल पड़ता है। चुप हो जाओ सुमित्रा। कौन है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पेड़ जी, कृपया करके आप मुझे यहाँ से किसी तरह से आजाद कर दीजिए, वरना वे लोग हमारे गांव के मासूम बच्चों को मार डालेंगे। मुझे जाने दीजिए पेड़ जी। सुमित्रा, वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। ये लो, ये 8 जादुई लहंगा है, इसका हर एक लहंगा जादुई है और वो तुम्हारे इस नेक काम में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हाँ, ये एक लहंगा तुम्हारी एक बार ही मदद कर पाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। सुमित्रा पेड़ का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई 8 लहंगा ले लेती है और सबसे पहले लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, मुझे जल्दी से मेरे गांव पहुंचा दो। सुमित्रा के इतना बोलते ही वो गांव में आ जाती है, लेकिन तब तक काफी बच्चों ने उसके दिए हुए चॉकलेट खा चुके होते हैं। मुखिया जी, ये लोग बहुत ही लालची और मक्कार लोग हैं, इसने हमारे भोले वाले बच्चों को दवाई खिला दी है। सुमित्रा, तुम ये क्या कह रही हो? सुमित्रा के मुंह से ये सुनते ही सेठ और सेठानी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुमित्रा अपने दूसरे लहंगे से कहती है, ये जादुई लहंगा, इन दोनों दुष्ट को उसके किए की सजा दो। सुमित्रा के इतना कहते ही लहंगे में से एक जादू होता है और उनका कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और उन दोनों सेठ सेठानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुमित्रा, देखो ना हमारी राधा को क्या हुआ, वो आंखें नहीं खोल रही है। राधा बेटा, इस तरह से जिन जिन लोगों के बच्चों ने चॉकलेट खाया था, वे सारे बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे। गंगा ये सब देखकर अपने तीसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, हमारे गांव के सभी बच्चों को ठीक कर दो। सुमित्रा के इतना कहते ही सभी बच्चे पहले की तरह ठीक हो जाते हैं।
फिर मुखिया जी समेत गांव के सभी लोग सुमित्रा का धन्यवाद करते हैं। मुखिया जी, आप लोग मेरा धन्यवाद नहीं बल्कि जादुई पेड़ के जादुई 8 लहंगों का धन्यवाद कीजिए। इन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। सभी लोग उन लहंगों का धन्यवाद करते हैं। अभी भी पेड़ का जादुई 5 लहंगा बचा हुआ था। गंगा उन हर एक लहंगे से अपने गांव के लोगों के लिए जरूरत की सारी चीजें मांगती है। वो चौथे लहंगे से गांव में स्कूल बनवाती है और 5वें लहंगे से हॉस्पिटल बनवाती है। छठे लहंगे से गांव में सभी के लिए अच्छा घर मांगती है और 7वें और 8वें लहंगे से खूब सारे पैसे मांगती है। उसके बाद 8 के 8 लहंगे गायब हो जाते हैं और सभी गांव वाले अब खुशी खुशी अपने ही गांव में रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में विनोद नाम का आदमी अपनी पत्नी अलका के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब था, इसलिए वो नदी के किनारे अपना एक छोटा सा घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वो अपना घर चलाने के लिए दूसरे गांव जा जाकर चूड़ियां बेचा करता था और उसे अपने घर से कहीं भी जाने के लिए अपने घर के सामने बह रही नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए विनोद सुबह होते ही अपने घर से चूड़ियां बेचने के लिए निकल जाया करता है। ऐसे ही आज भी जब वो चूड़ियां बेचने के लिए निकल रहा होता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं बाहर ही कहीं बैठकर खा लूँगा। अरे जरा रुकिए, मैं जल्दी से आपका टिफिन पैक करके लाती हूँ। अरे अलका, जरा जल्दी करो, मुझे अभी नदी भी पार करके जाना है। इतना बोलकर विनोद चूड़ियों की टोकरी में टिफिन रखकर नदी को पार करते हुए दूसरे गांव पहुंच जाता है और वहां पर चूड़ियां बेचना शुरू कर देता है। ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां, कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। अरे भाई साहब, जरा इधर तो आओ, जरा मुझे अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां तो दिखा दो, मुझे कुछ चूड़ियां लेनी है। जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। अरे भैया, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां हैं, जरा मुझे भी ये लाल वाली 2 दर्जन चूड़ियां दे दो। इस तरह से विनोद की सारी चूड़ियां गांव भर में बिक जाती है। ऐसे ही विनोद रोज गांव-गांव घूमकर अपनी चूड़ियां बेचा करता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही विनोद चूड़ियां बेचकर शाम को अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अलका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। यह देखकर विनोद अलका से कहता है, अरे अलका, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं जी, सुबह से ही मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम चिंता मत करो अलका, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना कहकर विनोद अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहां डॉक्टर अलका का चेकअप करते हैं और विनोद से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी इस समय शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए इन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिए, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी, बस आप काउंटर पर जाकर पैसे जमा कर दीजिए, आपकी पत्नी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इस तरह विनोद बेचारा जितने भी पैसे कमाता है वो सारे पैसे वो अपनी पत्नी के इलाज में लगा देता है, जिसके बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। और जब कुछ दिनों बाद विनोद अपनी बीवी को लेकर घर वापस आता है तो वह कहीं न कहीं बहुत ज्यादा चिंता में होता है और सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो जितने भी पैसे थे वो सब तो अलका के इलाज में लग गए, इसलिए अब मुझे फिर से चूड़ियां बनाकर बेचनी पड़ेगी, तभी तो हमारे घर का गुजारा हो पाएगा। लेकिन ऐसी हालत में मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ही, वरना हमारे घर में खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर विनोद पूरी रात बैठकर चूड़ियां बनाता है और अगले दिन सुबह होते ही वह गांव-गांव में घूमकर चूड़ियां बेचने लग जाता है। ले लो, सुंदर सुंदर लाल पीली कांच की चूड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। अरे भाई साहब, जरा चूड़ियां तो दिखाना,
अरे भैया, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियाँ देना, आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। अभी देता हूँ बहन जी। इस तरह विनोद सारी चूड़ियाँ बेचकर अपने घर वापस आ जाता है और घर आते ही वो अपनी पत्नी अलका से कहता है, अरे अलिका, अब तुम ठीक हो ना? हाँ जी, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब आप चिंता मत करिए। अलिका, अब तुम्हारी तबीयत पहले से जब ठीक है तो हम पास वाले गांव में मेले में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है पास वाले गांव में बहुत बड़ा और सुंदर मेला लगा है, तो चलो आज हम वहां घूम कर आते हैं। आज मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। ठीक है जी, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अलका और विनोद तैयार होकर मेला देखने के लिए जाते हैं और मेला देखने जाने के लिए भी उन्हें नदी पार करके ही जाना होता है। ऐसे ही वो नदी पार करके मेले में पहुंच जाते हैं और मेले में पहुंचने के बाद अलका विनोद से कहती है, सच में जी, ये तो बहुत ही बड़ा और सुंदर मेला लग रहा है। मैंने तो इतना बड़ा मेला आज तक कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। हाँ अलिका, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इस गांव का सबसे बड़ा मेला है। चलो हम लोग आगे घूम कर आते हैं। इस तरह दोनों एक साथ मिलकर मेले में घूमते हैं और कुछ देर मेले में घूमने के बाद अलका को बहुत तेज भूख लगती है। वह विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलिए ना चलकर कुछ खा लेते हैं। हाँ अलिका, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो हम आगे चाट वाले के पास चलते हैं। इतना बोलकर विनोद और अलका चाट वाले की दुकान पर चाट खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विनोद जैसे ही अपनी जेब से चाट खरीदने के लिए पैसे निकालता है, वैसे ही एक चोर विनोद के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। और जब विनोद और अलका उस चोर का पीछा करने लगते हैं, उसी समय भागते हुए अलका की साड़ी एक तार में फंसकर फट जाती है और वह चोर भी उनके हाथ से निकल जाता है। विनोद उदास होकर वापस अलका के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी का साड़ी देखता है तो वो कहता है, अरे अलिका, ये तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई? कुछ नहीं जी, वो बस उस चोर के पीछे भागते समय मेरी साड़ी इस तार में फंसकर फट गई। अब हम क्या करेंगे अलिका? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें नई साड़ी कैसे दिलवा सकता हूँ? क्योंकि मैंने जितने भी पैसे आज कमाए थे वो सारे पैसे तो चोर लेकर भाग गया। अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और ना ही मैं तुम्हें एक नई साड़ी दिलवा सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कुछ खिला सकता हूँ। अरे आप उदास मत होइए जी, हम लोग मिलकर फिर से पैसा कमा लेंगे। और रही बात मेरी साड़ी की, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन इसी साड़ी में अपना गुजारा कर लूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता अलिका, चलो हम लोग वापस घर चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। इस तरह विनोद और अलका बिना कुछ खाए पिए मेले से वापस घर आने लगते हैं। लेकिन नदी तक पहुंचते ही अलका की भूख और भी बढ़ जाती है और वह विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो पहले से और भी ज्यादा भूख लग रही है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम लोग कुछ खरीद कर खा सके। क्या कर सकते हैं अलिका, हम गरीबों का नसीब होता ही ऐसे है। नदी का साफ पानी को बहता देखकर अलका विनोद से कहती है, कोई बात नहीं जी, भले ही हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम इस नदी का साफ पानी को पीकर अपना पेट तो भर ही सकते हैं ना। आप यहीं रुकिए जी, मैं पानी पीकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर पानी पी लो, फिर हम घर चलेंगे। इतना बोलकर अलका जैसे ही उस नदी का पानी अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही उसके हाथ में नदी का पानी एक रोटी में बदल जाता है। यह देखकर अलका हैरान हो जाती है और वह विनोद से कहती है, अरे सुनिए जी, ये देखिए, मैंने जैसे ही इस नदी का पानी अपने हाथों में उठाया, वैसे ही यह नदी का पानी एक रोटी में बदल गया। अरे अलिका, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला पानी रोटी में कैसे बदल सकता है? इस तरह विनोद और अलका दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसी समय उस नदी में से एक जलपरी बाहर निकलती है और कहती है, विनोद और अलका, तुम दोनों घबराओ मत, ये एक जादुई नदी के पानी की रोटी है और तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम लोगों ने मुझे आज इस श्राप से मुक्त कर दिया। क्योंकि मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं इस नदी के अंदर कैद रहूंगी, जब तक कोई ईमानदार इंसान आकर
इस नदी का पानी नहीं पी लेता, लेकिन आज तुम दोनों की वजह से मैं इस श्राप से पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ और वापस अपने जलपरी के रूप में आ गई हूँ। और ये सब बस तुम लोगों की वजह से ही हो पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें भूख मिटाने के लिए ये रोटी दी है। और अब मैं तुम्हें इस जादुई नदी का एक जादुई लहंगा देना चाहती हूँ, जो तुम लोगों की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देगा। और तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रही हो? ये इस नदी का जादुई लहंगा और रोटी है? हाँ अलका, तुमने बिल्कुल सही सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। आज आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान किया, हमें जादुई पानी की रोटी और लहंगा देकर। इससे हम अपने घर की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देंगे। इतना बोलकर विनोद और अलका वापस अपने घर आ जाते हैं और उस जादुई रोटी और लहंगे की मदद से वे लोग अपने घर की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देते हैं और अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर बना लेते हैं, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं की चीजें होती है। और उस दिन के बाद से विनोद को गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और वे लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगते हैं।